जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। एक्चुअली आप सभी ने देखा होगा जो आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पे एक पहला वीडियो आया था, उसके बाद पार्ट 2 आया था, ठीक है, जिसमें कि पहले में 4 तक थे, पार्ट 2 में फिर बाकी जो है वो 3 है। उसके बाद एक वो मॉडल था, रोलिंग प्लान था, और उसके बाद का जो बाकी है वो फिर इस थर्ड पार्ट में, ये पार्ट 3 होगा, मैं बाकायदा लिख दूंगा, ये पार्ट 3 होगा। तो आज के बाद फिर आपको जो 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, उस 5 ईयर प्लान में किसी तरह की कोई चीज़ें बचेंगी नहीं। आपने जरूर सुना होगा जो राव और मनमोहन मॉडल के बारे में, मतलब पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर कंडीशन में थी। इवन जो है वो सोने तक जो है वो गिरवी रखे गए थे, और उस कंडीशन में जो है 3 एलपीजी की बातें हुई थी। एलपीजी आपने नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी हम बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपने सुना होगा। जो कौन फिर उसके बाद 8 ईयर प्लान में क्या हुआ था, 9th में, 10th में, और सबसे लास्ट प्लान की बात करते तो 12वीं। तो मतलब एक बार फिर से हम दोबारा से जो ये 5 ईयर प्लान का जो सीरीज है, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, अब ये थर्ड है, पार्ट 3 होगा। तो अभी तक यदि जिन्होंने भी ये नहीं देखा हो वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए और अपना नंबर सिक्योर कीजिए। आपके किसी भी, चाहे वो पीजीटी एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, या कोई सा एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, उसमें इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान से खत्म, क्योंकि 5 ईयर प्लान अब बनता नहीं है, 12 अभी तक बने हैं और चीज़ें खत्म हो गई है, इसलिए डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। तो एक बार हम फटाफट जो है वो देखते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हमने 7 की बात कर ली थी, 7 पंचवर्षीय योजना का बातें हमने कर ली थी। उसके बाद वो जो 90 में खत्म हुआ था, उसके बाद 90 की बात करते हैं तो 90 से जो है वो 90 से 92 के बीच में 2 साल जो है यहाँ पे सरकारों की बहुत ज़्यादा अस्थिरता रही थी। जनता पार्टी की सरकार जो थी वो गिर गई थी। उसके बाद दूसरा जो है कांग्रेस के सहयोग से फिर जो है वो उस समय में चंद्रशेखर की सरकार बनी थी, वो भी गिर गई थी। तो मतलब 2 साल में जो है वो 3-3 प्राइम मिनिस्टर बने थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो अस्थिर हो गई थी। तो जब आप सोचिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर ही अस्थिर है, सरकार अस्थिर है, तो उस कंडीशन में देश की अर्थव्यवस्था कितनी जो है वो अस्थिर होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए इस समय में क्या हुआ, प्लान नहीं बन पाया था, मतलब 5 ईयर प्लान नहीं बना। तो 90 से 92 के बीच में, 90 से 92 मतलब 90 से 92 के बीच में 2 साल का वार्षिक योजना या एनुअल प्लान जो है वो बना था। वार्षिक योजना या एनुअल प्लान जो है वो बना था, उसे ही हम देखते हैं। और उसके बाद फिर जाकर के चीजें तब अच्छी हुई जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई, क्योंकि उस समय में जो छोटे छोटे जो है अस्थिरता हो गई थी, तो दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो पीएम बने थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उनके अंदर में जो है फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत जबरदस्त अर्थशास्त्री माने जाते हैं, और किसको पता था उस समय में जो आगे जा करके ये 10 साल तक देश के पीएम रहेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको पता होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा रहा था। और चूंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, तो अर्थव्यवस्था के लिए कई सारे दरवाजे खोले गए, कई सारे जो है वो गेट खोले गए थे, उसी के तहत सारी चीज़ें हुई थी। तो हम फटाफट देख रहे हैं। तो क्या हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से जो है ये वार्षिक योजनाएं या एनुअल प्लान हुआ था। एनुअल प्लान हुआ था, मतलब ये 2 साल के प्लान थे, जो कि 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक था। 1 अप्रैल 90 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक, मतलब 90 से 91 और 91 से 92, 2-2 साल के, ये 1-1 साल के 2 थे। तो आपने क्या समझा, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 साल के लिए जो है वो ये रोलिंग प्लान नहीं था, ये आपका 1 ईयर प्लान था, मतलब 1-1 साल के प्लान बनाया गया। क्योंकि जब सरकार ही स्थिर नहीं थी, सरकार ही परमानेंट या फिक्स नहीं थी, तो फिर प्लान कहां से फिक्स होगा, ठीक है। उसी दरमियान फिर कांग्रेस की सरकार आई थी, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और तब जाकर के चीजें जो है वो हुई थी। तो वही बताया आपको। यहाँ देखिए आगे, इसी में इस वार्षिक योजना के तहत क्या हुआ था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की मतलब इकोनॉमिक की समस्या को से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण की बात करते हैं तो इसको उदारीकरण जो है मतलब उदार होना, लिबरल होना, तो लिबरलाइजेशन कहते हैं। निजीकरण की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और वैश्वीकरण की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण,
लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यह तीन जो है इसको जनरली आप सभी ने सुना होगा एलपीजी कहते हैं। एलपीजी की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन, और इस समय में आप लोगों को बताया था जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिकली जो भाई एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में एलपीजी की शुरुआत हुई थी। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में एलपीजी की शुरुआत, एलपीजी मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या, देखो लिबराइजेशन उदारीकरण, मतलब अर्थव्यवस्था को उदार किया गया मतलब सबके लिए दरवाजे खोले गए। आप लिबरल होते हो, उदार होते हो, स्ट्रिक्ट नहीं है तो चीजें जो है वो कई बार थोड़ी सी ठीक काम कर जाती है। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब इकोनॉमी में जो है, अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या हुआ, प्राइवेट की भी जो है वो मतलब एंट्री करने की कोशिश की गई। सब कुछ सरकार से ही नहीं चलेगा। जैसे आप कोई भी बैंक की बात करते हो तो सिर्फ सरकारी बैंक थोड़ी है। आप यदि मतलब टेलीकॉम की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी है। और यदि सोच के देखें ना, सिर्फ सरकारी होता तो क्या कंडीशन होता। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की बातें हुई। और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए वो तब बेस्ट होता है जब वो ग्लोबल स्तर पे किसी कंट्री के साथ जुड़ जाता है, उसी तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना। तो वो चीजें जो है क्या हुआ था, ये तीनों इसी में सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी। और कह सकते हैं जो भारतीय इकोनॉमी में पहली बार जो है इस तरह की घटनाएं या फिर भारतीय इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, और इसी को चर्चा के लिए कई बार इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो है वो वित्त मंत्री थे। तो ये वार्षिक योजनाएं या एनुअल प्लान जो 2 साल का था, इसमें ये चीजें हुई थी। फिर जब थोड़ी सी सरकार हल्की सी स्थिर फील करने लगी तो फिर यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना या 8th 5 ईयर प्लान जो है वो क्या था, बना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th 5 ईयर प्लान क्या है, देखो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। 2 साल का क्या था, एक साल का जो 1 ईयर प्लान या वार्षिक योजना जिसको कहते हैं एनुअल प्लान था। उसके बाद फिर से 5 ईयर प्लान। इसमें देखो ये आपको लिखाया है उदारीकरण के बाद, मतलब वही लिबराइजेशन के बाद पहली योजना, इसमें राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया था। मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, जो एलपीजी स्कीम के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, या लिबराइजेशन के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जैसे कि महाविलोनिस वगैरह या इन सब का जो बड़े बड़े इकोनॉमी थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे, उनके मॉडल की बातें नहीं होती थी। उसमें बेसिकली राव मनमोहन मॉडल, मतलब वही प्राइम मिनिस्टर और अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके मॉडल की जो है वो चर्चा होती थी। मतलब इन्होंने जो एक प्लान बनाया एक तरीके से, और वो एग्जीक्यूट जो है वो करवाया जाता था। साथ साथ क्या है, ध्यान देना, यह योजना यह सफल योजना थी, क्लियर है। इसी के दरमियान क्या हुआ था, 1 जनवरी 1995 को भारत WTO, आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, आया ना ग्लोबल वाला मामला। मतलब विश्व व्यापार संगठन जुड़ने से आपको क्या होता है, व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीजें, सुविधाएं जो है वो मिलती है। बहुत कंट्रियों के साथ आपका ट्रीटी होता है, समझौता होता है, और आपका प्रोडक्ट ग्लोबल स्तर पे होता है, और आप ग्लोबल स्तर के प्रोडक्ट को जो है वो अपने इकोनॉमी में शामिल करते हो। तो WTO जो है वो कहीं ना कहीं यही दौर था। इसी में जो है वो 1995 में भारत जो है वो WTO का जो है वो क्या बना था, सदस्य बना था, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, उसके बाद इसमें यदि बात करते हैं तो मानव संसाधन विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। मतलब मानव संसाधन विकास की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। मतलब आप यदि देखोगे जो 8 पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि अस्थिरता के बाद इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा नीचे थी, उसके बाद ऊपर आई थी, तो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है वो बातें हुई थी। और उस ओवरऑल को मानव संसाधन विकास कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों जी ऐसा, क्योंकि यदि गरीबी की बात होती है तो गरीबी से जो है वो दूर करना, शिक्षा जो है वो पहुंचाना, मतलब स्वच्छ पेयजल की बातें करना, बिजली जो है उस तक पहुंचाना, ठीक है, जो लैंगिक असमानता थी उसको दूर करना, मतलब सारी चीजों को लेकर के एक डेवलपमेंट की बातें थी। और उसी को जो है मानव संसाधन विकास की बात करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये आपका 8th ईयर 5 ईयर प्लान का है, 8th 5 ईयर प्लान का, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। किसी भी लेवल पे आप जाएं तो उससे पहले आपको पता है जो 2 साल का एनुअल प्लान हुआ था, जब हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा जो है वो गिरी हुई थी। ठीक है, भारत का स्पेशली जो है, तो उस कंडीशन में लो था और भारत में एलपीजी स्कीम लागू हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट में थोड़ी सी फिक्सनेस आई, तो फिर यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान बना और चीजें जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई।
अब बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना ये 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक था। ठीक है, इसमें क्या था गौर कीजिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसमें बेसिकली जो एक ऑब्जेक्ट रखा या उद्देश्य या इसकी जो पृष्ठभूमि थी या इसकी रूपरेखा या कह सकते हैं इसके लिए जो मेन फोकस था वो ये था न्यायपूर्ण वितरण। समझिएगा, न्यायपूर्ण वितरण मतलब बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्यायपूर्ण वितरण मतलब किसी भी चीज को एक मतलब जस्टिस के तौर पे, मतलब क्या है, जो भाई हर को समान तौर पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो हर चीज के लिए, वो शिक्षा में भी हो सकता है, जब सबको समान शिक्षा मिलेगी, सबको शिक्षा का मौका मिलेगा तो वो फिर न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ ना। स्वच्छ जल की बात करेंगे, बिजली आपूर्ति की बातें करेंगे, सबको भोजन की बातें होंगी, रोजगार की बातें होंगी। जब वो सबको मिलेगा तभी तो न्यायपूर्ण जस्टिस की बातें होंगी। तो वही चीजें हैं बेसिकली जो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, मतलब ग्रोथ विथ क्या है, देखिए ग्रोथ विथ इक्वालिटी, ग्रोथ विथ इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये बेसिकली जो है वो 9th 5 ईयर प्लान का था और बाकी इसमें ज्यादा कुछ कहीं नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए इसमें क्या था, ये कब से कब तक था, तो 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक, जैसा 5-5 साल का हो रहा है। आपने गौर किया होगा अभी तक मात्र एक ही ऐसा प्लान था जिसको 1 साल पहले खत्म कर दिया गया था। कमेंट में आंसर करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो ये इसमें क्या था 10th 5 ईयर प्लान में, तो ये था, यदि आप देखोगे तो इसको कहते हैं समावेशी और, देखो समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना। समावेशी मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव, मतलब सबका समावेश, सबका, इंक्लूसिव और इक्वल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। यहां भी बातें घूम फिर करके वही आ रही है, ये पूरे समाज की ही बातें हो रही है, जो समाज को ही इंक्लूसिव लेवल पे जो है वो ले जाने की बातें थी और इक्वल बातें हो रही थी। मतलब हर तरीके से जेंडर में इक्वालिटी, पढ़ाई में इक्वालिटी जो है, मतलब हर चीज में, जैसे हम स्वच्छ पेयजल की बातें थी उसमें इक्वलिटी, यदि हर घर तक जो है उस समय बिजली की बहुत बड़ा इशू था, बिजली पहुंचाने की बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें फोकस किया गया था। तो समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना, मतलब इंक्लूसिव और इक्वल डेवलपमेंट को जो है वो इनहेंस करना, बढ़ावा देना। वहीं पे देखो यहाँ पे शिक्षा और मतलब एजुकेशन और मजदूरी, शिक्षा और लेबर दरों में, ठीक है, मजदूरी रेट के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया गया था। लैंगिक अंतराल मतलब होता है जेंडर गैप। तो आपको पता है जेंडर गैप की यदि बात करते हैं तो जब एजुकेशन में जेंडर गैप हो, मतलब लड़का पढ़ रहे हैं लड़कियां नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, और स्पेशली गांव वगैरह एरिया की बात करते हैं, और ये हम बातें कर रहे हैं जी 2007 से 7 तक की बातें, ठीक है ना, कि अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं। तो इस समय में शिक्षा में और मजदूरी दर, मतलब जो काम करने की बातें थी उसमें जो है वो जेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते थे, महिलाओं का जो है उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है वो समस्या होती थी। तो इसीलिए ये था जो भाई जेंडर गैप को भी कम करना है। तो 9th 5 ईयर प्लान समझ लिया आपने, 10th 5 ईयर प्लान समझ लिया, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं भी इतने फास्ट में और इतनी कम चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि आपने बाकी कंटेंट देखे होंगे जहाँ जितनी चीज़ें रहेंगी उतना ज़्यादा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब एक जो है आपका 11th 5 ईयर प्लान, या जिसको हम 11वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक हुआ, तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। मतलब तीव्र मतलब क्या होता है, फास्ट, अधिक मतलब मोर, समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर घूम फिर करके वही आ गई, फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जब कभी समावेशी विकास की बात आती है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें होती है, मतलब सबके लिए विकास की बातें होती हैं। और सबके लिए विकास तब होगा ना जब सब तक समाज की, देश की हर फैसिलिटी या देश की हर एक चीजें जो है वहां तक पहुंचेगी, तभी तो उनके लिए, सबके लिए जो है वो विकास हो पाएगा। तो वही है, ठीक है। और इसका जो रूपरेखा तैयार किया था, मतलब कह सकते हैं ड्राफ्ट या जो एक मसौदा तैयार किया था, वो सी रंगराजन ने इसका जो है वो तैयार किया था, ठीक है। और आपको पता है सी रंगराजन, और आपको पता है जो इसी समय में, मतलब 11th 5 ईयर प्लान में किसको नहीं पता होगा, जो शिक्षा का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई जिसको कहते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा था। किसको नहीं पता है ये, पर आपको रिलेट करके ध्यान देना है। जो कौन से 5 ईयर प्लान में, तो 11th 5 ईयर प्लान में आरटीई 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 जो है, जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, मतलब फ्री एंड मैंडेटरी जो एजुकेशन सिस्टम की बातें थी, वो बेसिकली जो है वो शिक्षा के अधिकार के तहत था 2009 में। ये मौलिक कर्तव्य भी था, मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी टाइम में हुआ था। और साथ साथ इसमें यह कहा गया था जो सबको, देखिए सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब समावेशी ग्रोथ तो तभी होगा जब हर समाज के लोग जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ तब रहेंगे जब उनको पर्याप्त खाना मिलेगा और स्वच्छ पेयजल की बातें होंगी। जी हाँ, आरओ का दौर उस समय नहीं था। आज के डेट में आरओ हम लिखते हैं कैंट आरओ, ठीक है, और एक्वालाइट का आरओ, वो नहीं, वो दौर अलग था। तब इसीलिए तो जोड़ दिया गया था जो सबको स्वच्छ पेयजल और उपलब्ध कराना। तो 11th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, ये 7 से लेकर के 12 तक था। इसमें तीव्र और अधिक समावेशी विकास की बातें की गई थी, मतलब फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट की बातें की गई थी। ठीक है, ओके, ये विकास जो है इसको आप थोड़ा सा ठीक लिख दें, ठीक है ना। विकास की बातें की गई थी। इसमें जो है रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसी समय में शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन थी। सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इसका जो देन था। तो ये हो गया आपका 11th का। तो आपको पहले बता दिया एनुअल प्लान, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 11वीं, अब लास्ट, ठीक है, ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसको कहते हैं 12th 5 ईयर प्लान या 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी बात करते हैं तो आप देखोगे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक यह था। ठीक है, यह लास्ट फाइनेंशियल, ये क्या है, 5 ईयर प्लान थी भारत की, मतलब यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और आपको बता दूं इसमें 25 मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। जी हाँ, हो सकता है क्योंकि ये लास्ट ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दूं 2014 में जब सरकार चेंज हुई थी, उसके बाद से जो सरकार ने क्या किया था, तो योजना आयोग को चेंज, आपका नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग आपने सुना होगा, और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसी पे आपका नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमी का आएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जो इकोनॉमी के लिए मैं 15 से 20 वीडियो बना दूंगा, और किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। जी हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो आपका वही आएगा। तो उसमें क्या था, तो बेसिकली इस जो 12th 5 ईयर प्लान है, इसमें 25 मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। साथ साथ इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट था या मोटो था, वो था तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास। तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास, मतलब फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या था चीजें, तो एक तो ये समझ में आ गया, जो इसका जो उद्देश्य था वही चीजें थी सारी की सारी। जो तीव्र, धारणीय मतलब क्या था, जो मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा अधिक समावेशी विकास, मतलब वह विकास जो एक लंबे टाइम तक चले, सबके लिए अवेलेबल हो, उस तरह का विकास होना चाहिए। और जब वो चीजें होंगी तो सब कुछ हुआ। जैसे कि शिक्षा की बातें, शिक्षा सब तक पहुंच होनी चाहिए। जैसे कि स्वच्छ पेयजल की बातें, वो सब तक होना चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थी उस पर बात हुई थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो। जैसे सड़क की बातें थी, बिजली आपूर्ति की बातें थी, पुल बनाने की बातें थी, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो चीजें जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो इसमें यही कहा गया था। यहां देखो, इसमें बुनियादी ढांचा, यही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति करना लक्ष्य था। देखिए, अभी जो मैं समझा रहा था वही है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजना, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो था, उन सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना और सभी गांवों को जो है बिजली आपूर्ति कराना जो है, क्योंकि इस समय तक बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये था, जो सभी गांवों को जो है वो क्या करना, 24 घंटे बिजली अवेलेबल कराने की जो है वो बातें थी। ठीक है, और आपको बता दूं यह जो है यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह 2012 से 2017 तक थी।
2012 से 17 तक थी। तो आपको पता हो जो 2014 में जो है नई गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, एनडीए की सरकार आई थी, और उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग होता था, और याद कीजिए योजना आयोग कौन था, जो कि 5 ईयर प्लान बनाता था। तो नीति आयोग का नाम बदल के नीति आयोग का जो है वो मोटो बदल करके, और जो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग का मोटो बदल के उसको नीति आयोग बना दिया। ठीक है, तो जब नीति आयोग बना दिया और उसके बाद यह डिसाइड किया जो यह प्लान जो है वो अंतिम होगा, इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। और इसके बाद सरकार का टारगेट यह रहा, जो हम 5 ईयर प्लान को लेकर के नहीं चलेंगे, हम देश के लिए 15 ईयर का जो है वो क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। 15 साल का जो है वो टारगेट रखेंगे, व्यू रखेंगे, और उसमें 7 साल जो है मतलब 7 ईयर को जो है वो माइंड में लेके चलेंगे। टारगेट 15 साल का रखेंगे बट 7 साल को जो है वो माइंड में लेके चलेंगे, और इस तरह से एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट या लॉन्ग टर्म प्लान की जो है वो बातें की गई थी, न कि पंचवर्षीय योजना की बातें की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, जो पहली कौन सी थी, अंतिम कौन सी थी, अंतिम का टाइम क्या था, अंतिम का ऑब्जेक्ट क्या था। तो ये हर जगह आता है। इसका उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास या फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इसी अंतिम में जो है 25 मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। ये लास्ट 5 ईयर था, जिसमें कि बुनियादी ढांचे परियोजना को मजबूत करना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति कराना, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी के लिए जो है वो स्वच्छ पेयजल की बातें हुई थी, सड़कों को बनवाना, जो है गांवों में सड़क को बनवाना। ठीक, तो ये साथ साथ जो है वो जनसंख्या नियंत्रण पे भी जोर दिया गया था। तो वो बहुत सारी जो चीजें थी वो सब जो है वो इसको लेकर के हुई थी, और आपको बता दिया जो कैसे इसके बाद 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं बना। बाकी यदि बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और एनडीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो अगला वीडियो इसी पे आएगा इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट सीरीज का। तो जो 5 ईयर प्लान का है वो तीनों के तीनों जो है वो कंप्लीट हो गया। और आपको फिर से मैं विश्वास दिला रहा हूं, जो आप ये जो हैं ज्ञान दर्पण जीएस, इसको आप जो है वो अच्छे से देखते रहें, और जीएस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो एक ऑथेंटिक कंटेंट की बात करते हैं, रिलायबल कंटेंट की बात करते हैं, और एग्जाम में पूछे हुए कंटेंट की बात करते हैं, वही कंटेंट आपको यहां कराया जा रहा है, ना कि लाइक और व्यू और कमेंट के लिए चीजों को नहीं करवाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो जिससे कि स्टूडेंट को फायदा हो, और उनको फायदा होगा तो फिर डेफिनेटली मुझे फिर फायदा होगा ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी फायदा जो है वो तब होती है जब कोई आपको ब्लेसिंग देता है, और स्टूडेंटों का ब्लेसिंग डेफिनेटली जो है वो इनडायरेक्ट वे में होता ही है यदि हम उनके लिए कुछ करते हैं तो। क्योंकि वो कहते हैं जो भाई अच्छा था, क्वेश्चन आया था, और जब आपको अच्छा कहा जाता है तो ब्लेसिंग ही है वो एक काइंड ऑफ। तो आप बेसिकली इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से इसको समझिए, इस वीडियो को देखिए, प्रिपरेशन अपना बहुत तरीके से करते रहें, क्योंकि एग्जाम का दौर आ गया है। आप लोगों को मैंने जो है पहले ही लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था डीएसएसबी की वैकेंसी आई है। तो जब वैकेंसी आई है तो हमें फिर उतने ही तरीके से एग्जाम के मोड में आ जाना चाहिए, उतने ही तरीके से जो है उतने ही एफिशिएंसी के साथ एग्जाम के मोड में आ जाना चाहिए, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है जो एक दिन पढ़ लिया। आप एग्जाम में या फिर कंपटीशन के लिए सबसे मेन चीजें होती हैं कंटिन्यूटी, सबसे मेन चीजें होती है डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। ये एक अहम चीजें हैं। एज ए स्टूडेंट यदि आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, बशर्ते कंटिन्यूटी। अब ये नहीं है जो आज मन हुआ तो 2 मिनट पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, 20 घंटे पढ़ लिए, और कल टाइम नहीं मिला, 1 सप्ताह तक टाइम मिला तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप 1 सप्ताह के दौरान सब कुछ करते हो ना, मोबाइल भी यूज करते हो, सोशल मीडिया भी यूज करते हो, खाना भी खाते हो, सब ईच एंड एवरीथिंग करते हो, फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो सकता है। तो ये कंटिन्यूटी के साथ यदि आप पढ़ोगे, आप 2 घंटा ही पढ़ें, रोज पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, रोज पढ़ें, एक टारगेट बना करके पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, एग्जाम आने वाला है और वैकेंसियां आएंगी डेफिनेटली। तो फिर आपका थोड़ा सा टारगेट उस लेवल का होना चाहिए जो कि दुनिया की कोई ताकत इस बार ना रोके। इतना वेट करना पड़ता है हमें एग्जामों के लिए, और जब आई है तो फिर हमें मिस नहीं करना है। तो बस थोड़ी सी कंटिन्यूटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आप इसको पढ़िए, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है ना वो आपसे बड़ा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मानव सभ्यता की यदि बात करते हैं तो मानव जो है वो हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले जो है मानव सभ्यता का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। एग्जाम कितने दिन से है? 60, 70, 80 साल से, समझ रहे हो ना। तो भाई हम बड़े हैं या एग्जाम बड़ा? तो आपसे बड़ा जो है वो एग्जाम
हो ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली बड़े हो, और तब बड़े हो क्यों? क्योंकि हमारी जितनी सोच है, हम जितना सोच सकते हैं, माइंड का 2-3% भी आप यूज नहीं करते हो। एक बार थोड़ा सा यूज करके देखो ना, ये एग्जाम तो कुछ नहीं है आपके सामने में। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जीके के लिए 100% रिलायबल हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारा का सारा वीडियो देखिए। पॉलिटी से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर, करेंट से लेकर के, ट्रेडिशनल जीके से आर्ट एंड कल्चर से लेकर के, ये इकोनॉमिक्स का हर चीज का जो आपको वीडियो वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।